प्यारे बच्चों, ये कक्षा 10 के लिए भूगोल का ये पहला पीरियड आपको लगाया जा रहा है। और इस पहले ही पीरियड में जो इसका भूगोल का पहला चैप्टर है कक्षा 10 के लिए, संसाधन एवं विकास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संसाधन के बारे में जानकारी है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो सामान्यतः संसाधन हम उन चीज़ों के लिए कहते हैं जो कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं और हमारे लिए लाभदायक हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं और उनका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इसकी एक अच्छी परिभाषा रखी जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति से प्रदत्त जो भी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत होती हैं और जिनको बनाने के लिए एक तकनीकी की आवश्यकता होती है और आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो सब संसाधन कहलाती हैं। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं, सेवाएं हैं या जो भी प्राकृतिक भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं, सभी हमारे लिए संसाधन कहलाती हैं। और इस चैप्टर के अंदर आप देखते हैं कि सबसे पहले संसाधन का वर्गीकरण किया गया है और संसाधन का वर्गीकरण के जो आधार हैं वो भी अलग अलग हैं, जैसे कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। तो जीवमंडल से प्राप्त जो संसाधन हैं वो सब जैव संसाधन कहलाते हैं। और जो इनमें एक जीवन होता है, इसलिए इनको जैव संसाधन कहा जाता है। जितने भी पेड़, पशु पक्षी या हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु हैं वो सब जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन जिनमें जीवन का अभाव होता है वो सब अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो ये भी उसका वर्गीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधन भी होते हैं। वे संसाधन जिनका हम विभिन्न भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसको हम उपयोगी बनाते हैं, चाहे रासायनिक हो या किसी यंत्र मशीन के द्वारा हम उसको उपयोगी बनाते हैं, वे सब नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। और वे संसाधन जो एक बार उपयोग में लाने के बाद फिर से उपयोग में नहीं लाए जा सकते, तो उनको हम अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे जो भी खनिज हैं, हम एक बार उनका प्रयोग कर देंगे, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, तो ये फिर क्षय हो जाता है। तो ये इस तरह से इसका वर्गीकरण है। फिर इसका वर्गीकरण हम दूसरे आधार पर भी कर सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर। इसके भी कई वर्गीकरण हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो सब इसका विवरण इसमें दिया है। तो व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं। और जो हमारे पर्सनल किताबें हैं, हमारा अपना कंप्यूटर, ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन है। और जो संसाधन एक समुदाय, एक कम्युनिटी के होते हैं, उनको हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे वन हैं, जल हैं, नदियाँ हैं, ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के संसाधन कहलाते हैं। और महासागर, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इनका उपयोग हम खनिज के रूप में भी करते हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इस तरह से ये संसाधन का वर्गीकरण है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं कि संसाधन नियोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन क्यों किया जाता है। तो ऐसे उपाय जिसके द्वारा हम संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो ताकि संसाधन आने वाली संतति के लिए भी बने रहें और इनका दुरुपयोग ना हो और योजनाबद्ध ढंग से इनका प्रयोग हो और इनका अपव्यय न हो। तो ये सब इसलिए संसाधनों का नियोजन करना भी जरूरी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे इस चैप्टर के अंदर मृदा अपरदन है, क्योंकि इसमें मृदा संसाधन भी है। तो बंजर भूमि क्या कहलाती है, लेटराइट मिट्टी क्या है, मृदा अपरदन क्या है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो प्राकृतिक कारणों के द्वारा जो
मिट्टी एक स्थान से दूसरी जगह हट जाती है तो उसको हम अपरदन कहते हैं। फिर दूसरी बात, इसी में हम पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक विकास की जो बहुत सारे समस्या हैं उनको भी हम ढूंढते हैं। और बहुत सारे आगे भी इसमें प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का भी हम आगे जिक्र किया हुआ है। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न भी हैं और बड़े प्रश्न भी हैं। तो इसमें एक तरफ प्रश्न दिए हैं और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न है और इसके उत्तर अलग से दिए हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में उतारेंगे तो इससे जो है आपको इस पूरे पाठ का सही आकलन हो जाएगा। और इन प्रश्नों को जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तो ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं और हाँ हमारे लिए जो है ये आगे जांच के लिए भी काम आएंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे बातों का उल्लेख किया गया है कि जैसे कि 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील की जो राजधानी है वहाँ पर कम से कम 100 देशों ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया था पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इन देशों का ध्येय था कि पर्यावरण में जो हमारे कई प्रकार की कमियां आ रही हैं, ये प्रदूषित हो रहा है और उससे हमारे संसाधनों में ह्रास हो रहा है, तो इसको कैसे बचाया जाए, इससे संबंधित प्रश्न भी है। बाकी आगे भी इसमें बहुत सारे प्रश्नों का जिक्र किया है जो एक एक नंबर के हैं, कुछ बहुविकल्पीय हैं और संसाधनों के ज़्यादा उपयोग करने से कौन सी समस्याएं उत्पादन होती है, या ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बांगर और खादर इनमें क्या अंतर है, इसका भी इसमें जिक्र किया है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है और आगे इसका उत्तर भी दिया होगा कि किस तरह से बांगर और खादर है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर के सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं ये मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, बस इन्हें आपको पढ़ना है और बाकी लगभग सारे प्रश्नों के इसमें हल हैं जो चैप्टर 1 का है। और इसमें मिलान करने वाले प्रश्न हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं कि खादर और बांगर में क्या अंतर है, तो ये पाठ में है। आमतौर पर जो नदियों के द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा होती है, मिट्टी होती है, उससे हम बांगर कह देते हैं और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर कह देते हैं। तो बांगर मिट्टी में इसमें ज़्यादा बारीक रेतीले कण होते हैं और जो बांगर है इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। और जो खादर मिट्टी है बार बार इसका नवीनीकरण होता है और जो बांगर है बार बार इसका नवीनीकरण नहीं होता है। तो इस तरह से ये नदियों के द्वारा लाई मिट्टी के ही जो अंतर हैं उसी के आधार पर इनको बांगर और खादर कहा जाता है। दूसरे इसमें संसाधन नियोजन क्यों है, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और लगभग ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं। अगर ये आप कर देते हैं तो समझ लीजिए कि प्रथम चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। और इसमें एक एक नंबर के प्रश्न, दो दो नंबर के प्रश्न भी हैं और सभी प्रश्न ये परीक्षा उपयोगी हैं। तो आप इनको देखेंगे कि किस तरह से हम मिट्टी का भी इसमें विवरण है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, साथ में काली मिट्टी कहाँ पर है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजराती क्षेत्र है। नदियों द्वारा लाई गई जो पर्वतीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, मानचित्र के माध्यम से भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है मिट्टी या मृदा संसाधन भी इस चैप्टर के अंदर है। और अगली पाठ जो भी होगा उसमें हम देखेंगे जो हमारा भूगोल का दूसरा चैप्टर है, उसे हम अगले दिन करें। धन्यवाद।